भारतीय बाजार ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब एफआईआई चीख भी देते थे तो बाजार गिर जाता था। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि 2022 में विदेशी निवेशकों ने 2.25 लाख करोड़ रुपए की भारी बिकवाली करी। उसके बावजूद निफ्टी में तेजी रही। पिछले 4 साल से एफआईआई बेच रहे हैं, लेकिन बाजार की रफ्तार कायम है। बाजार के टेक्सचर में आए बड़े बदलाव की वजह है रिटेल निवेशक और देश में आया इक्विटी कल्ट। छोटे छोटे शहरों से रिटेल निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। हर महीने एसआईपीज की रकम 20,000 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। इस ताकत के दम पर बाजार बड़े से बड़े झटके को झेल ले रहा है, लेकिन रिटेल निवेशकों को शेयरों पर उनके सवालों का ठीक से जवाब अक्सर नहीं मिल पाता। इसलिए रिटेल निवेशकों के फेवरेट शेयरों के विश्लेषण के लिए आज हम लेकर आए हैं द रिटेल Q&A। आइडिया बहुत सिंपल सा था। सीएनबीसी आवाज पे जब भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उतरते हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए, या इवन जब हम अपने लाइव प्रोग्राम्स के लिए शोज में चैनल पे क्वेरीज मंगाते हैं, अक्सर नोटिस करा कि सबसे ज्यादा कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेरीज आती हैं। मेरे ख्याल से रिटेल के फेवरेट कहने चाहिए। हम और आप सब उन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं। कई इन्वेस्टेड हैं, कई इन्वेस्टमेंट करने के मन में, कोई साइडलाइन पे बैठा है, वगैरह वगैरह। कोई सुज़लॉन हुआ, कोई वोडाफोन आइडिया हुआ, कोई यस बैंक हुआ, कोई इरीडा हुआ। अरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जिन पे आमतौर पे, और इन स्टॉक्स पे क्या होता है, बहुत डिटेल में आमतौर पे बातचीत हो नहीं पाती। बहुत ज्यादा एक्टिव कवरेज में ब्रोकरेजेस के होते नहीं है, तो थ्रेडबेयर डिस्कशन कभी हो नहीं पाता, आंसर मिल नहीं पाता। तो ये जो रिटेल की सबसे ज्यादा क्वेरीज रहती हैं, इन्हीं पे आज चर्चा करने का मन था। इसीलिए कोई छुपा के नहीं, सीधा सीधा क्लियर कट नाम था द रिटेल Q&A। आप लोग के सवाल हैं, मदद करने के लिए दो बाजार के जाने माने वेटरन्स जो इस तरह के सारे स्टॉक, सारी दिक्कतें सुलझाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। रजत के बोस.com के रजत बोस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और साथ साथ ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। आज बंबई लेगा कलकत्ता की मदद इन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे। सिंपल सा प्लेन सा आइडिया है। बहुत दिनों से सोचा था जिस दिन मूवीज का हफ्ता ठंडा पड़ेगा इस शो को जरूर माउंट करूंगा। तो आज वो मौका है। कोशिश ये रहेगी कि आप लोग को समझ में आए करना क्या है, क्या नहीं करना है, किन स्टॉक्स से दूर रहना है, किन में निवेशित रहना है, वो सारे आंसर्स आज ढूंढ लेंगे। और सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, सुज़लॉन एनर्जी। 40 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। इसी साल 50 प्लस के लेवल्स हमने आते हुए देखे थे उस स्टॉक में। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। सुज़लॉन वो स्टॉक था जो सब 10 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था। इक्का दुक्का बार 11-12 तक गया, फिर ठंडा पड़ गया। ये पिछले साल मेरे ख्याल से यही समय था, मई का। उसके बाद से एक तरफा मूव, वो 10 वाला स्टॉक 50 तक गया और अभी भी ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है 50-40 के जोन्स के आसपास। इस स्टॉक पे सबसे पहले चर्चा, बहुत लोगों के सवाल सबसे ज्यादा सुज़लॉन एनर्जी रिलेटेड आते हैं। ये 5 साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद 1 साल का भी आ जाएगा, तो ये जो रीरेटिंग हुई है उसकी तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। दोनों के पास दरअसल इस स्टॉक पे आऊंगा मैं, दोनों से समझने की कोशिश करूंगा। ये वो कंपनी है वैसे जो भारत की विंड एनर्जी या विंड टर्बाइन मार्केट का मेरे ख्याल से 1/3 मार्केट इसके पास है, और जिस तरह के एग्रेसिव केपेक्स वगैरह करने की तैयारी, एक डोमिनेंट पोजीशन होगी इस बाजार में। पर क्या वाकई एक्सपर्ट्स का भरोसा बना हुआ है? क्या जस्टिफाइड था वो 10-11 रुपए से 40-50 रुपए तक एक साल में मूव्स दिखा देना? क्या करना चाहिए स्टॉक पे, इस पे बातचीत। पहले राजेश सर आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा फंडामेंटल भी टटोलने की जरूरत। कुछ फंड रेजिंग हुई थी, और ये 10 रुपए तो मैं कह रहा हूं, अदरवाइज तो लो सिंगल डिजिट वाला स्टॉक था जो इस तरह से फट चुका है। राजेश सर, आप लोग का या ओम कैपिटल का कुछ भरोसा सुज़लॉन पे बढ़ा या नहीं बढ़ा? हम में से कई लोग निवेशित हैं, जानना चाहते थे कब मुनाफा बांधना है। कई लोग, अच्छा जो स्टॉक आप डिस्कस करने वाले हैं उसमें ज्यादातर स्टॉक्स पे कई सारे लोग बोलते हैं मल्टी बैगर्स है रखे रहो।
रखना ही नहीं रखना उसका जवाब भी चाहिए था। सुजलॉन पे राजेश सर क्या व्यू है आपका? राजेश सर आप चार्ट रेडी रखना, मैं सुजलॉन पे चार्ट भी टटोलना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपसे। राजेश सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग रजत दा। आपने सही कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये मल्टी बैगर है, वो मल्टी बैगर है, ऐसे इतिहास हमेशा चलते रहते हैं। बट मेरा ये अनुभव रहा है कि मल्टी बैगर ऐसे दिखते नहीं है। आपको लगता है कि कंपनी स्ट्रांग है, आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, बट आपको तिमाही दर तिमाही नतीजे, कंपनी की प्रोग्रेस, कंपनी के अनाउंसमेंट्स, कई चीजें देखती रहनी पड़ती हैं, उसको फॉलो रखते रहना पड़ता है, उसके बाद ही जाके मल्टी बैगर होता है। शुरुआत में ही ऐसा नहीं लगता कि 1 का 100 हो जाएगा। वो सिर्फ बाजार में स्पेक्युलेटिव बातें होती है। फंडामेंटली आपको हर क्वार्टर्स के नतीजे और बाकी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। अब जहां तक सुजलॉन की बात है, 52 हफ्ते का हाई लो 8 रुपया और 50 रुपया है, तो 8 रुपया से 40 रुपया तक अभी तक का सफर है। तो आज तक में ये कहा जा सकता है कि 5 गुना हो गया है, मल्टी बैगर बिल्कुल है। अब फंडामेंट्स पर आए तो 20 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है ग्लोबली, मार्जिन में सुधार हुआ है, तो कंपनी प्रॉफिट में आने लगी है। मई 23 में जो डेट इनका 1938 करोड़ के आसपास खड़ा था, वहां इन्होंने क्यूआईपी करी 2000 करोड़ की, तो शायद इस बार की बैलेंस शीट में डेट और भी कम या नहीं नेग्लिजिबल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वैल्यूएशन अब बहुत स्ट्रेच हो गए। 40 रुपए के भाव में वो कंफर्ट नहीं आ रहा है कि इसमें खरीदारी की सलाह दी जाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कोई अगर अच्छे मुनाफे पे बैठा है तो थोड़े बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। क्यों कि एक तो अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज एडवर्स आती है, जो कि इस वक्त ऐसा लगता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है, लेकिन कुछ भी ऐसा आता है तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी, विंड टर्बाइन जनरेटर की अपटेक जो है वो कम हो जाए, या तीसरे सबसे बड़ी बात है कि इस धंधे में कंपटीशन बहुत हाई है, तो उस वजह से मुझे इस 40 रुपए में उतना कंफर्ट आता नहीं है। मैं यहाँ पे मुनाफा वसूली या बिक्री की ही सलाह दूं। यार सही बात, ये पॉजिटिव्स हैं, बहुत कुछ बदला पिछले 1 साल में जिस चलते स्टॉक री रेट हुआ, पर वो हो चुका। अब इन लेवल्स पे, जिस लेवल्स पे खड़ा है 40 ऑड के आसपास, वैल्यूएशंस जस्ट नहीं लगते हैं, स्ट्रेच्ड बहुत ज्यादा है। यहां पे जिनके पास है मुनाफा वसूली करें, बाकी फिलहाल के लिए दूर रहें। रजत, चार्ट्स पे कुछ और स्टोरी क्या? क्योंकि बहुत अच्छा रीरेट हुआ है, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट भी हो रहा है। आपका व्यू क्या बन रहा है? आप भी दूर रहोगे या लपक लूं? देखिए, मैं राजेश जी के संग पूरी तरह सहमत हूं, इसलिए कि करीब 1 साल पहले ये जून का 2023 का जून का फर्स्ट वीक में ये ऊपर मारा था और 14 का लेवल पार किया था। उस टाइम पे इसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम दिखाई दिया था। वो रिकॉर्ड वॉल्यूम 300 करोड़ से ऊपर उसी हफ्ता में हुआ था। इसके बाद में ये जो 50 तक पहुंचा ना, ये रेगुलर बेसिस पे वीकली वॉल्यूम्स जो है वो डाउन होते जा रहा था और गाड़ी ऊपर चल रहे थे। अभी क्या है कि ये कोई कारण से 36 के नीचे चला जाए तो इसमें एक भारी करेक्शन हो सकता है, और 36 के नीचे जाने से वीकली चार्ट में क्लियर दिखाई दे रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इरेगुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन वो बेरिश पैटर्न है, वो नीचे जा सकता है। और जितना भी आप पॉजिटिव्स को कहेंगे, जैसा राजेश जी ने कहा, वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। अभी नया कुछ आएगा तो इसमें फिर से दम आ सकता है, नहीं तो मैं भी कहूंगा कि इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यही बात है, कोई इतना स्टॉप लॉस ये सब दिखना नहीं है। कुछ आप दोनों बुक कर लो, बेहतर। बिल्कुल ठीक है, दोनों का व्यू सेम है, चाहे फंडामेंटल्स टटोल लो चाहे टेक्निकल्स पे परख लो। ये सेल वाला स्टॉक है, बेचना है, मुनाफा बांध के बैठ जाओ साइड में, सही जोन है उसके लिहाज से। वैसे वन ऑफ द हाईएस्ट इक्विटी बेस है सुजलॉन का, 1363 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और रिटेल के पास ऑलमोस्ट 350 करोड़ शेयर्स हैं सुजलॉन एनर्जी के। शायद इसलिए भी रह रहे के सवाल आते हैं। ऐसे ही बहुत तगड़ा बेस इसका है यस बैंक। इसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। 12, 13, 10 से 13 के जोन्स पे कंसोलिडेशन लंबे अरसे तक, उसके बाद वो खैर वो बैंक्स आने के बाद से तस्वीर धीरे धीरे बदली,
और ये है लंबा चार्ट। ये खैर यस बैंक तो एक जमाने में आप सब जानते हैं कहां था, इंक्लूजन था इंडेक्सेस में, और आज क्या हाल है। पर ये अब समय आ रहा है, राजेश सर आपके पास आता हूं इस पे। Q4 के नंबर्स आए थे, अगर नंबर्स आपने ढंग से एनालाइज कर रहे हो तो सजाया जा रहा था, क्लियरली विजिबल है। वो प्रोविजनिंग लो थी, वो टैक्स राइट बैक्स आए, मुनाफा जंप करा। पर ध्यान ये सजाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये शायद देखने की कगार पे खड़ा है। खबरें ऐसी कहती हैं, रिपोर्ट्स की सरकार ने एसबीआई को मंजूरी दे दी है कि यस बैंक में अपना माल छोड़ दो। हालांकि इस बार के रिजल्ट्स में एसबीआई के मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। पर राजेश सर, यस बैंक, कई लोग पुराना चार्ट दिखा के बताते हैं मल्टी बैगर है ये, इसके लिए भी सिमिलर स्टोरीज हैं। हालांकि दिया है पैसा, ऐसा नहीं है, जो रुके थे 10 12 13 के जोन्स पे उनको डबल करके दिया है। लेकिन अभी इन लेवल्स पे जब वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है, रखे रहना है नहीं रखे रहना है, खरीदना है नहीं खरीदना है? देखिए, जिसके पास है वो बिल्कुल रखे रहें, और जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है और वो 2-3 साल 4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। सही कहा आपने कि कुछ ऐसा नंबर लग रहे थे कि जो प्रेजेंटेबल बनाए गए, बट फिर भी अगर आप देखो तो चौथी तिमाही में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। डिपॉजिट्स में करीब-करीब 10% की क्वार्टर एंड क्वार्टर और 23% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी। कासा रेशियो बढ़कर 30.9 हो गया 29.7 के सामने। रिकवरीज अच्छी थी, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, सीडी रेशियो इंप्रूव हुआ है, कासा रेशियो जो है वो 30.9 तक चला गया है। कार्लाइल ने पिछले बार दूसरी बार अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन अभी भी उनके पास होल्डिंग है। जो बड़ी होल्डिंग कोटक और एसबीआई में है वो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि बिक्री में आने वाली है। ऐसी कोई खबरें निकल के आ रही थी, बट जैसा कि मैनेजमेंट ने कल कुछ कहा नहीं, तो ऐसी उम्मीद इस वक्त नहीं है। और मुझे लगता है जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है वो थोड़ी लंबी अवधि के लिए यहाँ बिल्कुल गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी सुधार आता है तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा रिटर्न बैठ सकता है। भाई साहब, गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड करिए। यस बैंक को लेकर व्यू ये है, बाय ऑन डिप्स, और जिनके पास ऑलरेडी है बने रहने की सलाह है। सुजलॉन पे मुनाफा बांधने की सलाह थी, ये ध्यान रखिएगा, और दूर रहने की सलाह थी। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, इसको तीसरे पायदान पे अभी डाला, अदरवाइज लॉजिकली वोडाफोन आइडिया सबसे पहला होना चाहिए था। पर आजकल मैं देख रहा हूं रिटेल की क्वेरी कम हो गई है, शायद सबका भरोसा रजतदा बढ़ गया है कि क्यूआईबी ने पैसा डाला है तो हमें किसकी जरूरत है। पर यह बात सही है, देश का सबसे बड़ा एफपीओ हाथों हाथ लिया गया, 11 रुपए पे खूब माल आया इसके पास। प्रमोटर्स ने 14 रुपए 85 पैसे के आसपास 2000 करोड़ रुपए डाल रखे, तो पैसा तो आ गया। 20,000 करोड़ रुपए की इक्विटी और 25,000 करोड़ रुपए बैंक लेंडिंग की तैयारी हो रही है, तो आने वाले 2-3 साल के लिए तो मामला सेट है। और यही रीजंस हैं कि स्टॉक थोड़ा अच्छा, ये जब से अनाउंसमेंट आया उसके बाद से थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है। रजतदा, वोडाफोन आइडिया हर पैमाने, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, जो जैसा पैरामीटर से चाचना हो, हम लोग रिटेल के लिए वोडा आइडिया पे आपकी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए? बहुत मार्केट इन्वेस्टर्स मेरे आसपास घुसे हुए हैं स्टॉक में, उनके साथ बैठा रहा हूं या नहीं बैठा रहा हूं? ये आपको 11 रुपया 50 पैसा के नीचे ये वीक हो जाएगा, उसके बाद में फिर नीचे जा सकता है, तो वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। और इसमें तभी आप टेक्निकल या तकनीकी नजरिए से अगर कहा जाए तो 14.5 का लेवल पार करने से इसमें जोश आएगा, मतलब मोमेंटम चालू होगा। और जब ये 16 से 17.50 ये रेंज को पार करके चलेगा तो फिर आप ट्रेंड दोबारा वापस आ गया, ऐसा ही सोचना चाहिए। फिलहाल बने रहिए, लेकिन वही 12 के नीचे निकल जाने से बेहतर होगा, ज्यादा से ज्यादा 11.50। 11.5। आप में से बहुत लोग निवेशित हैं वोडाफोन आइडिया पे। इस देश के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्निकल एनालिस्ट की सलाह, 11.5 के नीचे स्लिप हो निकल जाइएगा। फिलहाल के लिए अपनी पोजीशंस पे 11.5 का एसएल लगा के वोडाफोन आइडिया पे बैठिए। एग्जिट लिखा हुआ है रजत, अपने को 11.5 का एसएल लगाना है ना? हाँ, स्टॉप लॉस लगाइए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा जान तो है, वो बाउंस कर सकते हैं। हाँ, वही इसलिए 11.5 का स्टॉप लॉस, इसको ऐसे रीड करिएगा। चौथा इंपॉर्टेंट स्टॉक, वो अभी हाल फिलहाल का हीरो है, 4 महीने जुम्मा चुम्मा हुए नहीं बाजार में, लेकिन बहुत चर्चा में रहता है राजेश सर, वो है इरीडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी।
इश्यू आया था 32 रुपए पे, दिसंबर में लिस्ट हुआ था, 32 रुपए पे था, तो मेरे ख्याल से वो 31 रुपीज की उस टाइम पे बुक वैल्यू थी, तो वन टाइम पे था, अट्रैक्टिव था, कोई शक नहीं। लिस्ट हुआ सीधे 2 टाइम पे, अपने को वहीं से डर लग गया, ये तो बहुत महंगा हो गया ऐसा लगा, पर वो 2 टाइम वाला 215 तक गया, 60 टाइम्स प्लस की प्राइस टू बुक वैल्यू तक गया, और आज भी जहां खड़ा हुआ है 185 180 के आसपास, मेरे ख्याल से आज भी 5 साढ़े 5 टाइम प्राइस टू बुक पे बैठा हुआ है राजेश सर। बाकी सब ठीक है, इसके सिर्फ वैल्यूएशंस को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है। इस देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले वो ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, क्या करना चाहिए राजेश सर इरीडा में? देखिए, आपने सही कहा कि देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस एनर्जी है। अगर पीएफसी के बाद देखें तो सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंसिंग कंपनी है पावर की। चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे आए, 33% बॉटम लाइन में जम था, 35% एनआईआई में जम था, लोन बुक करीब करीब 60,000 करोड़ के आसपास आ गई, एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत है ही नहीं। और जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार का नजरिया है, जोर पकड़ रहा है, जिस तरीके से एक्सपांड केपेक्स हो रहा है चारों तरफ, मुझे लगता है कि इनकी जो बिजनेस है वो अच्छा बना रहेगा। बट जैसा कि आपने कहा, वैल्यूएशन बहुत हाई है, 30 टाइम्स अर्निंग्स, 4 टाइम प्राइस टू बुक, मुझे लगता है बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन है। हालांकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, तो ये मैं गिरावट में खरीदारी की सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अभी इन थिंग है और इनका बिजनेस अच्छा चलने वाला है। बट थोड़ी गिरावट आई 150 155 के आसपास, वहां बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, ठंडा पड़ता है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो उस केस में राजेश सर कह रहे हैं 150 के आसपास कोई इरीडा अगर मिल रहा है तो लंबी अवधि के लिए अच्छा अट्रैक्टिव बेट होगा, बेहतरीन प्राइस पॉइंट होगा हमारे आपके एंटर करने के लिए। एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पार ऐसे ही कुछ और रिटेल फैंसी वाले जिन पे बहुत सवाल आते हैं, एक है IEX, एक है IDFC फर्स्ट बैंक, इन सब पे भी चर्चा करनी है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार इन दोनों एक्सपर्ट से बातचीत कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है द रिटेल Q&A में। वो स्टॉक्स जिन पे सबसे ज्यादा रिटेल सवाल करता है, जवाब ढूंढता है। मदद करने के लिए कोलकाता से दो मार्केट वेटरन्स रजत दा और राजेश सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अगला स्टॉक जिसमें मेरे ख्याल से जब मैं सास बहू करता था तो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, उससे समझ में आया मुझे कि शायद ऊपरी स्तरों पर, क्योंकि स्टॉक ने बहुत तेजी दिखाई थी और बहुत रिटेल फंसा, वो है IEX। एक समय 300 प्लस के भाव दिखाए थे, आज खड़ा हुआ है कहां पे, आपकी स्क्रीन पे स्टॉक है। हालांकि पिटने के बाद अब एक दायरे में कंसोलिडेट करता हुआ, और इसके साथ अब बड़ा चैलेंज सा है, अजीब सा है, पता नहीं है होगा क्या, क्योंकि CERC ने एक अप्रोच पेपर सामने रखा मार्केट कपलिंग का, और इंटेंट स्ट्रांग लग रहा है उसे इंप्लीमेंट करने का। इंप्लीमेंट हुआ तो एटलीस्ट मीडियम टर्म में तो वॉल्यूम्स लूज आउट होंगे, मार्केट शेयर डेंट होगा। वो कंसर्न्स अभी भी हैं, तो चार्ट्स पे समझ लेते हैं। रजत दा, IEX कैसा लग रहा है भाई? देखिए, अभी तो ये कंसोलिडेशन मोड में है। वो जो ऊपर चढ़ा था वो ओवर एंथुजियाज्म के कारण हुआ था। अभी रियलिटी जब डाउन अपॉन किया है लोगों के मन में, तब लगा कि इतना ऊपर का तो नहीं होना चाहिए। ऊपर में लोग प्रॉफिट बुक करके, अभी क्या हुआ कि 125 से 175 का दायरा में बैठा हुआ है। लेकिन एक चीज आप देखिएगा कि ये जब भी 155 से लेके 154-55 से लेके 175, ये रेंज पे जब भी ये जाता है ऊपर से सेलिंग आता है, तो वो सेलिंग जब तक खत्म नहीं होगा ये ऊपर नहीं चलेगा। लेकिन हम इसको बेचने का सलाह नहीं देंगे, एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बने रहने का ही सलाह दूंगा कि 125 के नीचे ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस, वीकली क्लोजिंग प्राइस बेसिस आप स्टॉप लॉस रखिए और इसमें बने रहिए। उसके नीचे जाने से निकल जाइए, और ऊपर में 154 से 175 के बीच में आए, आधा तो खाली कीजिए और वो बेच लीजिए, और आधा रखिए, ऊपर चलने से दोबारा पोजीशन ले लीजिए। 125 के स्टॉप के साथ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को होल्ड करिए। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा मेंशन कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अभी कंसोलिडेशन के मोड में ये स्टॉक। एक और स्टॉक जिसने कमा के दिया, इसमें कोई शक नहीं, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, वो ठीक अपनी जगह।
और इसमें बहुत रिटेल है, बहुत सवाल आते हैं। और खैर कई बार बहुत बार सब कहते हैं कि वी वैद्यनाथन साहब पे बेट, भाई आईसीसी बैंक में करके दिखाया, कैपिटल फर्स्ट में करके दिखाया, आईडीएफसी फर्स्ट में भी हालात तो इंप्रूव हुए, पर ये स्टॉक है कैसा? क्योंकि मार्की इन्वेस्टर्स 100 ऑड लेवल्स के आसपास चेक इन हुए थे, क्यूआईपी आया, सब मामला ठंडा पड़ गया, पस पड़ा हुआ है और अब थका सा कामकाज हो रहा है। राजेश सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्या करें हम? रिटेल बने रहे, बैठे रहे, जहां पे सब घुसे थे 100 के आसपास, जाएगा क्या? देखिए, आपने सही कहा, मैनेजमेंट चेंज होने के बाद सुधार तो आया है परफॉर्मेंस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार के नतीजे भी इनलाइन आए, डिपॉजिट में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई, एसेट क्वालिटी में सुधार आया और जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो पिछले 2 साल से 99.5% पे आई हुई है। तो माने सारे पायदान पे खरा उतरता है। जो ऑलरेडी निवेशित हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, नई खरीदारी के लिए थोड़ी करेक्शन का इंतजार करें। ऑलरेडी निवेशित हैं वो होल्ड करें, नई खरीदारी अभी नहीं। ये बाय, अच्छा आईडीएफसी फर्स्ट नहीं, ये बाय नहीं है, नई खरीदारी अभी नहीं करने की सलाह है, ध्यान रखिएगा, वेट करिएगा। और करेक्टिव मोड्स का तो बाय ऑन डिप्स टाइप हो सकता है ये स्टॉक। आज की शो को मैं रैप नहीं कर रहा, इसको सुनने की जरूरत होगी, एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, क्यों कहा, उसको समझिएगा, उसके बाद फैसला लीजिएगा। जो इन्वेस्ट करना चाहते थे इन तरह के स्टॉक्स में या जो ऑलरेडी निवेशित थे उनके लिए भी सलाह है, रन थ्रू कर लीजिएगा। राजेश सर और रजत दा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज इस फ्राइडे को हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे मदद करने की। लिस्ट तो मेरे पास और भी स्टॉक्स की थी, समय खत्म हो गया है, नहीं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, ऐसे कई सारे स्टॉक्स। किसी और दिन इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिएगा, इस तरह के रिटेल Q&A करते रहेंगे अपन सेशंस। लेकिन आज के लिए इतना ही, नमस्कार।